माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से आपके समक्ष, और जैसा कि विदित है टॉपिक वाइज हम लेके चल रहे हैं। तो आज का ये वीडियो इस चैप्टर का लास्ट वीडियो हो सकता है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसके अंदर हम इसको समाविष्ट कर दें। तो यहाँ कुछ डाटा आपको दे रखा है। अपना टॉपिक चल रहा है द कलेक्टिव ऑफ द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। ये चल रहा है जो एक सामूहिक दर्शाने की जो समझ है उसको एक पटल पे, एक वाइट पेज पे दिखाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। तो सबसे पहले आपके समक्ष यहाँ मैं, देखिए आप इसको, साउथ इंडिया की बात करते हैं तो यहाँ मद्रास में एक नताशा शास्त्री बहुत बड़े व्यक्ति में हैं। इन्होंने द फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम से भी इन्होंने एक कलेक्शन लिखा। तो मैं एक बार फिर से मैं इनको बता दूँ आपके बारे में, यहाँ आपको बता दूं इनके बारे में। आपके बारे में तो क्या बताऊं। नताशा स्पेलिंग दूसरी है तो हम नतेशा शास्त्री। हाँ, अब सही है। नतेशा शास्त्री है द फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। नेक्स्ट चैप्टर में आपको ये बुक का पेज नहीं दिखाई देगा आपको, इसके बजाय डायरेक्ट नोट्स आपको दिखाई देंगे। वो मैं आपको समझाऊंगा। आप नोट्स उतार भी सकते हैं इस प्रकार से, ये चीज़ें हैं। तो साउथ इंडिया के अंदर इन्होंने जो द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के तहत एक किताब का विमोचन किया। इस प्रकार से लिखा द फॉल्कलोर ऑफ सदर्न इंडिया। लोग इनको बहुत विश्वास करते हैं। ही बिलीव्ड दैट, पुरुष है भाई, उनका ये मानना था कि फॉल्कलोर वाज नेशनल लिटरेचर, ये राष्ट्रीय साहित्य है और दुनिया द मोस्ट ट्रस्टवर्दी मैनिफेस्टेशन ऑफ पीपल्स रियल थॉट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। इन किताबों के माध्यम से, इन महाकाव्य के माध्यम से, ये बड़े ऐतिहासिक इनमें जो जितने भी कैरेक्टर उनके माध्यम से इस देश की वास्तविक जो है छवि है उसका पता चलता है। तो ये मैंने आपको बता दिया। नतेशा शास्त्री, और इनका जो वॉल्यूम है वो द फॉल्कलोर ऑफ, ये एक साथ है, सदर्न इंडिया। नेक्स्ट हम करते हैं हिसाब से, यहाँ बात की जाती है हमारे स्वदेशी झंडे की। तो ये जो हमारा जो फ्लैग है, उसकी बात। तो सबसे पहले ये फ्लैग वाला आपको दे रखा है ट्राई कलर। इसका नाम ही शुरू से ट्राई कलर रखा हुआ है क्योंकि हम शुरू से ही 3 कलर लेते हैं इसका, ट्राई कलर हिसाब से। तो सबसे पहले जो बंगाल के अंदर ये स्वदेशी फ्लैग बना, तो इसका नाम भी दे रखा है भाई स्वदेशी जो फ्लैग बना। तो ये आपके छोटे क्वेश्चन आप कह सकते हो, ये बंगाल से, इसका भाई मैंने कभी कहीं पढ़ा था, आपको बता दूं कि हमारे भारत में कहीं भी कोई नए विचार आते हैं, शुरुआत होती है तो वो बंगाल से होती है। ये आज भी फैक्ट है। हो सकता है हमारा राजस्थान है, दिल्ली है, मुंबई, महाराष्ट्र बहुत आगे तक जा चुके हैं, लेकिन विचारों की शुरुआत बंगाल से होती है। तो स्वदेशी फ्लैग है, तो स्वदेशी फ्लैग के अंदर रेड, ग्रीन एंड येलो, ये ट्राई कलर है। इसके अंदर ट्राई कलर है, रेड, ग्रीन एंड येलो, ये आपके समक्ष है। ये आपको दे रखा रेड, ग्रीन एंड येलो। लाल कलर है, हरा कलर है, येलो कलर है। ये अलग अलग कम्युनिटी को शो करते हैं। इसके साथ में यहाँ थोड़ा झंडे का ये बता दूँ हिसाब से ऐसे। तो इन्होंने यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और एक और भी देखा 8, और ये इसके 3 कलर हो गए हिसाब से। तो हो सकता है ये रेड है, ये ग्रीन है और ये येलो है, और इसके अंदर 8 कमल। ये हाँ, इसमें इट हैड 8 लोटसेस, कमल है, ये लोटस है, ये
ये कमल के फूल है। तो ये ब्रिटिश प्रोविंसेस, जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है उनको शो कर रहा है, क्योंकि 8 ऐसे प्रांत थे, प्रोविंस थे, जहां अंग्रेजों का डायरेक्टली उसका रूल था। देखो इसको थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। ये तो सबसे पहले ये बंगाल के अंदर ये ट्राई कलर कराया गया स्वदेशी जो मूवमेंट में, इसमें 8 कमल के फूल है। ये ब्रिटिश इंडिया जो डायरेक्टली उन पे जो शासन करती है उसमें। और इसके साथ साथ एक क्रिसेंट मून भी शो कर रखा होगा, दूज का चांद। ये आपके समक्ष यही लिख दूँ मैं आपको बड़ा करके, जूम करके। तो ये हो गया क्रिसेंट, क्रिसेंट मून है। तो ये हो गया दूज का चांद, मतलब वो चांद जो बिल्कुल आपको दूज का चांद। अपने हिंदू धर्म में भी इसको ज़्यादा महत्व देते हैं, मुस्लिम धर्म में भी। तो ये थोड़ा आपको पता है इस प्रकार से, ये ऐसे, ये थोड़ा बना के दिखाया मैंने आपको। तो ये है, तो दूज का चांद है, इसको ये महत्व देते हैं। कमल के फूल को हमारे हिंदू कल्चर में महत्व देते हैं, वो दूज के चांद को इनकी। तो ये देखो साफ साफ यहाँ लिखा हुआ, अभी हिंदू और मुस्लिम हैं, इनकी इन कम्युनिटी के बारे में ये दे रखा है। अब उसके बाद में 1921 में महात्मा गांधी ने भी एक फ्लैग डिज़ाइन किया। ये थोड़ा वो मैंने दूज का चांद इस प्रकार से बना दिया, ठीक है। अब गांधी जी का भाई रोल शुरू होता है, महात्मा गांधी जी का भी रोल शुरू होता है। 1921 दे रखा है भाई उन्होंने, आपके दे रखा है। अब इन्होंने भी स्वराज फ्लैग डिज़ाइन किया, इन्होंने अपने फ्लैग का नाम दिया स्वराज फ्लैग। ये भी ट्राई कलर है, रेड ग्रीन एंड वाइट, ये भी ट्राई कलर है। इसके अंदर है रेड है, ग्रीन है और वाइट है, तीनों भाई रेड ग्रीन वाइट है इसके अंदर। और इसमें एक वो चरखा भी है। लो भाई यहाँ थोड़ा सा बना के दिखा दूँ आपको मैं। ये रेड ग्रीन वाइट है और ये बीच के अंदर इस प्रकार से ये चरखा भी बना हुआ है। लो साहब, तो ये हो गया रेड और ये इसको ग्रीन बनाया होगा, ये बीच वाला वाइट होगा जहाँ तक मेरा मानना है। तो रेड ग्रीन वाइट तीनों हो गए हिसाब से। और इसमें ये जो स्पिनिंग व्हील है बीच में, ये तो स्पिनिंग व्हील का ये जो चरखा है, चरखे के बारे में ये बता रखा है ये किसका प्रतीक है। तो आपके यहाँ पे लिखा हुआ है आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प, अपनी मदद खुद करना। लो भाई चरखा, भाई उस वक्त भाई हमारा देश इतना भाई जैसे कहते हैं कृषि प्रधान देश है और बाकी लोग और कुछ काम करते नहीं। तो भाई आप चरखा का, तो आप कपड़े बुनने का कार्य करें चरखे से, तो आप चरखे से कपड़े बुनने का कार्य करेंगे तो वो सेल्फ हेल्प के तौर पे आपका माना जाएगा। मैं रिपीट कर दूं भाई, नतेशा शास्त्री ने द फोल्क लोर ऑफ सदर्न इंडिया बुक लिखी, वो सेलेक्ट कलेक्शन किया, साउथ इंडिया का इतिहास उससे उभर के सामने आता है। उसके बाद में हम बात करते हैं फ्लैग की। ट्राई कलर सबसे पहले स्वदेशी फ्लैग ये बंगाल में बना, ट्राई कलर है रेड ग्रीन और येलो, और ये भाई इसमें 8 कमल के फूल के निशान हैं। तो ये भाई ब्रिटिश इंडिया के जो 8 प्रोविंसेस थी उनका क्रिसेंट मून। तो ये लोटस है, तो ये लोटस शो करता है हिंदूज़ को, वैसे हिंदूज़ को शो करता है ये। और ये जो दूज का चांद है ये एक प्रकार से, क्योंकि ईद के बाद में मुस्लिम ये ईद के बाद में जो पहली बार जो चांद दिखाई देता है वो क्रिसेंट मून होता है। तो हिंदू मुस्लिम का प्रतीक माना गया और गांधी जी ने 1921 में स्वराज फ्लैग बना के दिखाया। जो भी इस प्रकार से इसको मोटिवेट किया, लोगों ने सलाह दी होगी इसको ट्राई कलर रेड और ये ग्रीन और ये वाइट इस प्रकार से। तो ये हमारे यहाँ पर एक सोच इस प्रकार से डेवलप होती है, हमने आपको बताने का प्रयास किया है। यहाँ देखिए साइड के अंदर भारत माता, ये चित्रण भी आपके सामने दे रखा है, भारत माता का चित्रण दे रखा है। तो ये हाँ अवनींद्रनाथ टैगोर के माध्यम से बनाएगी। आपको पता है इसके हाथ में त्रिशूल भी है और ये हाथी पीछे है और इधर ये शेर भी है, लोइन भी है। मतलब शेर और हाथी दोनों को साथ दिखाया गया है।
वीणा बजाती हुई सरस्वती जी भी है, उधर लक्ष्मी जी भी है, और ये हाथी और ये शंख, ये पूरे सारस वगैरह जो भी है, मंदिर भी है। और ये देखो ये शेर एक प्रकार से पावर का प्रतीक है, हाथी है शांति का प्रतीक है। कई बार अपन भगवान शिव और पार्वती की फोटो में दिखाते नहीं साहब से कि जो भगवान शिव है वो उनके पास वो नंदी उनका वो जो वाहन है, और पार्वती का वाहन ये शेर है। तो इस प्रकार से मतलब ये पावर है, अथॉरिटी, ये पावर एक साथ बता रखी है आपको। यहाँ देखिए हम इसमें आगे चलते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आज इसको हम पूरा ले लें, इसको जितना हो सके। हाँ, अब देखिए आप इसको, यहाँ जो एक मुख्य टॉपिक आता है आपका ये, तो ये आपका है री इंटरप्रिटेशन। मैं आपको यहाँ थोड़ा सा बताना चाहूँगा। री इंटरप्रिटेशन, पहले हम इस शब्द को समझते हैं कि जब तक ये शब्द पुनर्व्याख्या, ये हो गया पुनर्व्याख्या हो गया, क्या है इसको थोड़ा देखने का समझ, इसको समझे। पुनर्व्याख्या है, री इंटरप्रिटेशन हो गया पुनर्व्याख्या। तो यहाँ आपको बता रखा है कि एक प्रकार से अब लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि भाई हमारा जो इतिहास है वो जिसके भी द्वारा लिखा गया है सही नहीं लिखा गया है। और अंग्रेज़ों ने तो भाई इस इतिहास को एक प्रकार से पहले हिंदू, फिर मुस्लिम, फिर ब्रिटिश, ऐसे 3 भागों में बांट दिया। अंग्रेज़ों ने भारत के इतिहास को बांटा तो वो था, उसमें पहले हिंदुओं का इतिहास है, पहले हिंदूज है, उसके बाद वो मुस्लिम्स आ गए, और उसके बाद में ब्रिटिशर्स आ गए। तो इस प्रकार से उन 3 भागों में बांटा। लेकिन ये कह रहे हैं भाई ये तरीका गलत है। भारतीय लोग हैं ये सोचने लगे कि अब हमें हमारे इतिहास में प्राउड फील करें, हमें ऐसा इतिहास होना चाहिए भाई। तो लोगों ने हमारे इतिहास को हमें बैकवर्ड बताया है, भारतीयों को बैकवर्ड, प्रिमिटिव बताया है। देखो भाई यहाँ पे साफ साफ लिखा है हिसाब से। लोग क्या मानते हैं भाई, इंडियंस वर, लोग मानते हैं वर, साफ लिखा हुआ वर बैकवर्ड, पिछड़े में भैया, आगे आना ही नहीं चाहते, एंड प्रिमिटिव, असभ्य हो रहे हैं, प्रिमिटिव। ये आपकी बुक का ही लिखा हुआ पार्ट है, कोई अलग से नहीं बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर बता रखा है कि हाँ एक बात हो रही है यहाँ पे हिसाब से, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, खुद को इनकेपेबल, एक बात हो रही, इनकेपेबल, अपने आप में अक्षम है, इनकेपेबल ऑफ गवर्निंग, ऑफ गवर्निंग देमसेल्व्स, खुद को सही प्रकार से मैनेज नहीं कर सकते, खुद को सही प्रकार से मैनेज नहीं कर सकते। ये 3 इसमें भारतीयों में आदतें हैं भाई। एक तो भारतीय क्या है कि पिछड़ा हुआ आदमी है, ये जो है समाज से प्रिमिटिव है, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। और तीसरा हो गया कि अपने आप को मैनेज करने में सक्षम नहीं है। तो अब भारतीयों ने धीरे धीरे क्या किया, इस बात से पीछा छुड़ाना शुरू कर दिया कि ये तरीका गलत है भाई। लोग हमें पता नहीं क्या सोचते, हम हमारा जो वैभव का, ग्लोरियस का इतिहास है उसको हम सामने रखेंगे भाई। हमारी स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर है, साइंस है, मैथमेटिक्स है, जहाँ देखो हमारी संस्कृति फैली हुई है, हमारे धर्म के बारे में हमारे कानून है, हमारे सिद्धांत है, और हमारा व्यापारी की जो फैला होता है इस प्रकार से, ये सब ग्लोरियस टाइम है। और ये समय के साथ साथ क्योंकि इसके बारे में लिखा नहीं गया सही प्रकार से, तो ये इतिहास का पतन हो गया। क्योंकि भारत पर ये कॉलोनी, हम भारत को कॉलोनी बना दिया गया हिसाब से, तो पढ़ने वाला तो वो इतिहास देखेगा जो उसके सामने लिखा रहा है, लेकिन आंखों से हम वो देख नहीं पा रहे हैं जो लिखा हुआ है। तो धीरे धीरे हमें इसको बदलना पड़ेगा। दीज एफर्ट टू यूनिफाई पीपल वर नॉट विदाउट प्रॉब्लम। लेकिन क्या ऐसा करना संभव था क्या? क्योंकि भाई इन्होंने जो इतिहास को जो हम वापस ग्लोरीफाइड करते हैं तो देखते हैं पहले हिंदुओं का इतिहास है, फिर मुसलमानों का इतिहास आ गया, और लास्ट के अंदर फिर ब्रिटिशर्स का इतिहास आ गया। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कत आती है। फिर भी मेरा निजी तौर पे ये मानना है कि जहाँ हमारा वैभव है, चाहे हिंदुओं का, चाहे मुसलमानों का, चाहे ब्रिटिशर्स का हो, उसका गुणगान करना चाहिए, तो सही चीज़ें सामने आ जाएगी। ये निजी तौर पे मेरा मानना है। तो इसी के साथ ही मैंने ये टॉपिक आपका, अब ये आपका कंक्लूजन पार्ट है। कंक्लूजन पार्ट के अंदर देखिए ये यहाँ पर महिलाओं के बारे में बता रखा है, किस प्रकार से महिलाओं ने इन कांग्रेस पार्टी के साथ, ये देखो, में शामिल होकर विमेन प्रोसेसन इन बॉम्बे ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट।
महिलाएं इसमें शामिल रही। महात्मा गांधी का बहुत बड़ा रोल था इसमें। आपके देखो साफ लिखा हुआ है इसमें, द कांग्रेस अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी ट्राई टू चैनल पीपल ग्रीवेंसेज इनटू ऑर्गेनाइज मूवमेंट्स फॉर इंडिपेंडेंस। कांग्रेस के नेतृत्व में महात्मा गांधी ने इस बात का प्रयास किया कि लोगों की जो दुख तकलीफें हैं उनको एक साथ लेकर उनको संगठित करके आज़ादी का एक हम मुहिम खड़ी करें। तो इस प्रकार से एक आज़ादी का मुहिम खड़ी हो गई थी। ये हमारा लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ ही आज आपका चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। मैं इधर ये जुकाम लगी हुई है, 2 दिन से कहीं बिजी थे प्रोग्राम में। अब देखिए आप द क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको हम थोड़ा आराम से गौर से, भारत छोड़ो आंदोलन। अब हिंदी में इसको देखते हैं तो कि भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। अब क्या है, किस प्रकार से है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट है द फेलियर ऑफ। तो सबसे पहले आपकी बुक में यहाँ पर ये देखा है कि क्रिप्स मिशन आया था। क्रिप्स मिशन क्यों आया था, यह असफल हो गया। क्रिप्स मिशन ऐसा कहते हैं कि 1937 और 1939 के बीच में लगभग ये आया था, और वहाँ की ब्रिटिश सरकार ने भेजा था कि भाई भारतीयों को मनाओ कि आप सेकेंड वर्ल्ड वार में हम अंग्रेज़ों का सहयोग करें। तो भाई कांग्रेस पार्टी है, मुस्लिम लीग है, और भी बहुत सारी पार्टी थी, तो वो सबकी अलग अलग अपनी डिमांड थी। तो बोले हम आप हमारा सहयोग करोगे तो हम आपको आज़ाद कर देंगे, और आपका जो भी है संविधान वगैरह जो भी इस प्रकार से हम मान लेंगे जो भी है। लेकिन वो बातचीत, क्योंकि यहाँ पर जो राजनीतिक पार्टियाँ थी भारत की, उनमें अलग अलग उनकी वो डिमांड थी, तो वो फेल हो गया। और ये इसका द इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड क्रिएटेड वाइड स्प्रेड डिसकंटेंट इन इंडिया। और सेकेंड वर्ल्ड वार में चल गया था भाई, आपको पता है 1939 से 1939 से, उसकी वजह से नाराज़गी फैली हुई थी। दिस लेड गांधी जी टू लॉन्च ए मूवमेंट कॉलिंग फॉर कंप्लीट विड्रॉवल टू द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। इससे क्या है कि महात्मा गांधी को इस वक्त एक आंदोलन खड़ा करने का मौका मिला। द कांग्रेस वर्किंग कमेटी। अब देखो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने वर्धा में महाराष्ट्र, भाई जमनालाल बजाज का जहाँ पर है वो जो उनका जो कारोबार है, वहाँ उन्होंने 14 जुलाई 1942 को मीटिंग हुई। उस मीटिंग में ये क्विट इंडिया का हम प्रस्ताव पास किया, और 8 अगस्त 1942 को हम इसको शुरू करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये मुंबई से शुरू करेंगे, लेकिन कांग्रेस कमेटी जो इस पे जोर डाल रही थी कि अहिंसात्मक तौर पे हम इसको करेंगे। लेकिन क्या हुआ, इन बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा गांधी ने एक स्पीच दी, डू और डाई। ये नारा यहीं से निकला था भाई महात्मा गांधी का, करो या मरो। अब इससे भाई सरकारी मशीनरी हिल गई, और यहाँ पर देखो भाई लोगों ने देखा हड़ताल भी हो रही है, धरना प्रदर्शन भी किया, और जुलूस भी निकाला, नेशनल सॉन्ग को भी गाया गया, स्लोगन नारे भी लगाए गए हिसाब से। तो एक प्रकार से वास्तव में ये मास मूवमेंट हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ कि बड़े बड़े लीडर्स को तो पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। अब यहाँ पहली बार मौका मिला, आम जो युवा है उनको मौका मिला, जो भाई इस आंदोलन को सफल बनाने में। तो इसमें पुरुषों में है जयप्रकाश नारायण, और ये महिलाओं में अरुणा आसिफ अली है, और पुरुषों में राम मनोहर लोहिया, और भी महिलाएं मातंगनी हजरा इन बंगाल, कनकलता बरुआ आसाम में, रमा देवी उड़ीसा में। तो ऐसे ये नई लीडरशिप उभर के सामने आई। यहाँ मैं कुछ आपको मैं डाटा बता दूँ आपको मैं। तो सबसे पहले है 14 जुलाई 1942, तो ये वर्धा में ये प्रस्ताव पास हुआ। ये आपके बुक में दे रखा है, वर्धा में ऐसा भाई, हाँ, ये वर्धा में एक प्रोपोजल पास हुआ, प्रोपोजल, और प्रोपोजल है क्विट इंडिया, भारत को छोड़ो। ये आपके साथ भारत को छोड़ो हिसाब से प्रोपोजल पास हुआ कि हम 8 अगस्त, प्रोपोजल में क्या है, हम 8 अगस्त 1942 को हम ये मूवमेंट शुरू कर देंगे। कौन सा मूवमेंट शुरू कर देंगे, ऊपर लिखा हुआ है क्विट इंडिया मूवमेंट हम शुरू कर देंगे हिसाब से। यहाँ महात्मा गांधी जी ने एक नारा दिया, वो
गांधी जी स्लोगन स्लोगन दिया, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई। अब डू और डाई, अब वो समय नहीं है, अब या करो या मरो, या तो मर जाओ या फिर देश को आज़ादी दिला दो हिसाब से। तो यहाँ बिग लीडर्स अरेस्टेड, तो ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, आप वर अरेस्टेड, सबको गिरफ्तार कर लिया गया भाई, जो बड़े लीडर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पर देखिए आप हिसाब से, अब न्यू लीडर सामने उभर के आए, तो ये न्यू लीडर्स है, न्यू एंड यंग लीडर्स, ये मेन चीज़ है भाई, कौन कौन उभर के सामने आए, यंग लीडर्स, ये इसका सार है भाई। तो यहाँ पर है जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण पुरुषों में, और एक इसमें साथ में दे रखा है इनको, राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया आपके बुक में दे रखा है हिसाब से। महिलाओं की बात करते हैं तो विमन, तो विमन में आपके सामने दे रखा है अरुणा आसिफ अली, ये नए लीडर हैं, अरुणा आसिफ अली। उसके अलावा मातंगिनी हजरा, मातंगिनी हजरा ये बंगाल से है। एक कनकलता बरुआ दे रखा है, कनकलता बरुआ ये दे रखा आपके साथ, ये सब दे रखा। रमा देवी, एक रमा देवी भी है। तो ये महिलाएं हैं, ये नए लीडरशिप उभर के सामने है आपकी बुक में, और इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि ये 45-46 तक कब तक चला किस प्रकार से, लेकिन ये आगाज़ हो चुका था। तो जब भी हम इस चैप्टर की बात करते हैं तो एक प्रकार से बड़ा क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द रोल ऑफ महात्मा गांधी इन द स्वदेशी मूवमेंट। तो इसमें स्वदेशी मूवमेंट 3 है, तो कई बार आपसे साथ पूछ लिया जाता है, इसके साथ इसका अटैच होके डिस्क्राइब नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट, डिस्क्राइब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, डिस्क्राइब साल्ट मार्च, डिस्क्राइब दांडी यात्रा या दांडी मार्च, इसके अलावा डिस्क्राइब डिस्कस क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये सब मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। आप जैसे आप अपनी बुक खोल के बैठें, ये बुक भी साथ में खुली हुई है, हर जगह हर चीज़ में हमने आपको बताने का प्रयास किया है। बच्चों इसी के साथ ही ये चैप्टर आज आपका क्लियर हो गया। जितनी बार इसको आप रिपीट करेंगे, हिस्ट्री का चैप्टर है, समझना भाई मुझे नहीं पता भाई, मुझे तो हिस्ट्री वाला पोर्शन भाई मेरा तो एक एडिक्ट सब्जेक्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मैंने कई जगह सुना है कि लोगों के लिए हिस्ट्री बड़ी महाभारत हो जाती है, लेकिन आप इसको महाभारत नहीं समझे, आप इसको शब्दों को पकड़ें, लाइन को पकड़ें, उसको समझने का प्रयास करें। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार करें, 5 बार करें, तो धीरे धीरे आप उन चीज़ों को समझने लग जाओगे इस प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है अब कि ये सब आपको अच्छा लग रहा होगा। आप इसका प्रचार प्रसार भी करें भाई। हमारे आर के जो सर है इस प्रकार से चैनल लेके आपके समक्ष आ रहे हैं। यहाँ पर एक बात और भी है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया, वादा किया, अब जो नेक्स्ट चैप्टर आपका आएगा वो एक नए क्लेवर के साथ में आएगा। ये आपका जो बुक का वो पेज नहीं आएगा, आपको नोट्स के तौर पे इस चैप्टर से या तो लिखा हुआ मिलेगा या आपको हम कलर वाइज इस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। मुझे उम्मीद है ये यात्रा इसी प्रकार से जारी रहेगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय श्री राम।